नेटिव थ्योरी, Yes, ma'am. ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, बिल्कुल एग्जैक्टली. सो by discussing them, we are going to start a fourth one theory. ठीक है, आज हम फोर्थ वन थ्योरी स्टार्ट करते हैं. उसके साथ ही मैंने फिर आपको इमोशंस के टॉपिक पर लेकर चलना है. ठीक है. सो द फर्स्ट वन थ्योरी इज नोन एज the fourth one theory is known as एल्डरफर्स ERG theory. ठीक है. अब एल्डरफर्स ERG theory को हम कैसे इसमें हम क्या चीजें नोट आउट करते हैं. एल्डरफर्स जो ERG theory है, इसमें बेसिकली हम ये ERG is an abbreviation of something. ठीक है. ERG is an abbreviation of something. This theory was proposed by Elders. ठीक है. As you know, we were discussing motivation, and this theory is related to human needs. ठीक है. Motivation is needed by human beings. हमने अपनी लाइफ में जब आगे बढ़ना है, हमने थिंग्स को कंटिन्यू करना है, परस्यू करना है, so as a result we need some sort of motivation. Elders ERG theory, ERG, there are three words. E is related to existence, R is related to relatedness, and G is known as growth. So existence, relatedness, and growth. These are the three basic things which we are going to discuss in our that portion. तो एग्जिस्टेंस नीड्स को जरा देखें. एग्जिस्टेंस यानी जिसमें आपका सर्वाइवल है, जिन चीजों के साथ आप जीते हैं. ठीक है. जिनकी वजह से आप जी रहे हैं और आपको मजीद जीना भी है. ठीक है. Existence needs basically these are the desires for your physiological and material well-being. अब physiological हमने पहले बात की थी which are related to your bodily needs. हमने बात की थी हंगर की, स्लीप की, है ना. आपको कुछ याद होंगी जो हमने फर्स्ट डे डिस्कस की थी. फिजियोलॉजिकल नीड्स. ठीक है. तो फिजियोलॉजिकल नीड्स आपकी बॉडीली नीड्स और मटेरियल वेल-बीइंग यानी एग्जिस्टेंस. हमने अगर इस लाइफ में, इस वर्ल्ड में सरवाइव करना है, मटेरियल वेल-बीइंगनेस इज आल्सो नीडेड देयर. ठीक है. हमें पता है वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न एज. हमें पता है कि हमने यहाँ अगर हमारा सर्वाइवल है तो ये जो चीजें हमने यूज करनी है, बाय करनी है, दे आर बॉट एज अ रिजल्ट ऑफ मटेरियल वेल्थ. ठीक है. तो एग्जिस्टेंस नीड्स में दो चीजें आती हैं, बस ये दो वर्ड्स आप याद रखिएगा. एक तो फिजियोलॉजिकल आपकी नीड्स और दूसरी मटेरियल नीड्स. ठीक है. आपको घर चाहिए, आपको मूव करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए कोई गाड़ी, कोई कन्वेंस, कोई व्हीकल चाहिए. ठीक है. आपने और अपनी चीजें परचेज करनी है, यू नीड फूड, आपको फूड के लिए पैसे चाहिए. ठीक है. आपने जितनी अपनी चीजें, यूजफुल चीजें हैं जो आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं, we gain these things with money. ठीक है. और मनी सिस्टम आपको पता है कितना पुराना सिस्टम है, ये कब से इंट्रोड्यूस हुआ है. सबसे पहले आपके पास बार्टर सिस्टम था, जिसमें वही एक्सचेंज ऑफ गुड्स के चीज के बदले चीज ले ली. उसके बाद फिर आपका मनी सिस्टम लॉन्च होता है. मनी सिस्टम में सबसे पहले आपके पास कॉइन्स आते हैं, देन आपके पास वो नोट्स. ठीक है. नोट, पेपर करेंसी. ठीक है. तो इस तरीके से ये वाली चीजें हैं. तो ये तो प्रॉपर हिस्ट्री, ये तो हमारी सिविलाइजेशन का पार्ट है. ठीक है. इफ वी आर गोइंग टू रीड द सिविलाइजेशन हिस्ट्री, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि इसकी ओरिजिनेशन कब हुई है. सो ERG theory, the first one is related to existence need. The second theory is related to relatedness, यानी एक चीज का दूसरे से क्या रिलेशन बनता है. रिलेटेडनेस नीड्स हमारी तब होती हैं इन विच वी आर हैविंग अ डिजायर फॉर सेटिस्फाइंग आवर पर्सनल और इंटरपर्सनल रिलेशंस. अब इंटरपर्सनल रिलेशन स्टूडेंट्स आपको पता है ये सोसाइटल लेवल पर होते हैं. दीज आर रिलेटेड टू योर सोसाइटी. यू आर social animal, you have to interact with each other, you have to form some social relations, interpersonal relations. ठीक है. आपको अपनी लाइफ में जब मूव ऑन करना है, आपने एक दूसरे के साथ रिलेशंस बिल्ड अप करने हैं. अब वो रिलेशंस फॉर्मल भी हो सकते हैं,
इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। सो ये हमारी आगे डिपेंडेंसी है, ये हमारी फैक्टर्स निकलते हैं। तो रिलेटेडनेस नीड्स हमारी वो होती हैं जिसमें हमने दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना है, ठीक है, हम कोऑपरेट करते हैं दूसरों के साथ, हम compete करते हैं, हम म्यूचुअल हार्मनी शो करते हैं, ठीक है। द थर्ड वन इज नोन एज ग्रोथ नीड्स। growth needs are basically the desires for the continued psychological growth and development। ग्रोथ होती है बच्चों आपकी बॉडी वाइज, यानी आपके बॉडी ऑर्गन्स, आपका, आपकी हाइट, आपका वेट, आपका साइज ये बढ़ रहा है, ये ग्रोथ है आपकी। डेवलपमेंट होती है यानी नशोनुमा, परवरिश टाइप, यानी कि जिस तरह आप चीजों के साथ साथ कुछ सीख भी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ तो हर बच्चे की हो रही है, ठीक है, जिसकी ज्यादा अच्छी डाइट है उसकी ज्यादा अच्छे से होगी कि उसके वो सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे मिनरल्स, जो भी हमारा वो फूड एलिमेंट का चार्ट है वो फुलफिल हो रहा है। डेवलपमेंट वो होती है कि जो हम जहनी तौर पे नशोनुमा कर रहे होते हैं बच्चे की, ठीक है। एक तो फिजिकली बॉडी वाइज हो गई कि वो बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, हाइट गेन कर रहा है, वेट गेन कर रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द मेंटल लेवल। डेवलपमेंट उसकी वो होती है कि उसे मोरालिटी सिखाई जाए, ठीक है, उसे अच्छाई और बुराई की तमीज सिखाई जाए, उसे डिफरेंशिएट करवाया जाए कि दैट इज द राइट पाथ एंड दैट इज द रॉन्ग वन, ठीक है। ये डेवलपमेंट है। उसे फेयर मीन्स और चीटिंग इनमें डिफरेंशिएट करवाया जाए, उसमें लॉयल्टी डिसलॉयल्टी का डिफरेंशिएट, लाइक यू नो एवरीथिंग इन योर यूनिवर्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी ऑपोजिशंस। हमारे पास हमारी लाइफ में, हमारी दुनिया में हर चीज का जोड़ा है, ठीक है। हम हमारे पास जोड़े हैं किस सेंस में कि एक अगर एग्जिस्ट करती है तो दूसरा बिल्कुल उसकी ऑपोजिट चीज है, दिन रात, रोशनी अंधेरा, ठीक है, सुबह शाम, ठीक है। दीज आर द बाइनरी ऑपोजिशंस। इनको बाइनरी ऑपोजिशंस कहते हैं जो एक दूसरे की एंटोनिम फॉर्म में अवेलेबल हो, ठीक है। जमीन आसमान, मर्द औरत, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो ग्रोथ में ये चीजें आती हैं। अब एल्डरफर्स बेसिकली gave a theory regarding motivation, and in this motivation he discussed some human needs, ठीक है। he discussed some human needs in the form of three highlighted words: ERG, existence, relatedness and growth। is it clear? Yes, ma'am. Clear. Yes, Okay ma'am. ji, can we move forward? Yes, ma'am. Okay. uh, Yes. The next one theory, students, we are having total 5 theories of motivation, ठीक है। अब आपके इस चैप्टर में आपने 5 theories of motivation को डिस्क्लोज किया है। So the fifth one theory is known as motivation hygiene theory, ठीक है। motivation hygiene theory, motivation hygiene theory is proposed by Frederick Herzberg, ठीक है। फ्रेडरिक हर्जबर्ग, इसने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी। अब हम देख लेते हैं ये इस थ्योरी में कहना क्या चाहता था और जो वो कहना चाहता था वो किस हद तक फुलफिल हुआ। यस, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। स्टूडेंट्स, फ्रेडरिक हर्जबर्ग बेसिकली फॉर्म अ थ्योरी रिगार्डिंग, अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें, he basically published this theory in 1959 related to the employees work। जो आपकी वर्क प्लेसेस होती है ना, जहाँ सब लोग काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, मुलाजमत करते हैं, ठीक है। असल में ये थ्योरी इसने उन लोगों के लिए प्रेजेंट की थी 1959 में, ठीक है। ये जो इसका वर्क पब्लिश हुआ था, इसकी बुक का नाम था द मोटिवेशन टू वर्क, the motivation to work, and we have selected motivation hygiene theory from that book। Clear हो गया? The motivation to work is a book। This work was published in 1959। This theory was basically about the employees' work environment, or it is regarding the workplaces, ठीक है। Frederick कौन सा year? Herzberg differentiated मैम year बता दें 1959।
Okay, ma'am. Thank you, ma'am. जी, 1959 was the year and the book name was The Motivation to Work. So in that book, Frederick Herzberg basically performed an experiment. In this theory, he select two factors. अभी आप बोर्ड की तरफ देखें, नंबर 1 is motivating factors, नंबर 2 is hygiene factors. अब जो motivating factors है ना, ये हैं बेसिकली आपके satisfiers या satisfaction आप इसे कहते हैं. मोटिवेटिंग फैक्टर्स आपके सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फायर्स हैं. जो हाइजीन फैक्टर्स हैं वो डिससेटिस्फायर्स हैं और डिससेटिस्फेक्शन लेवल है ये. ठीक है. So in the workplace we have differentiated and we have noticed both these factors. अब हाइजीन का मतलब बेसिकली क्या होता है? क्लीनलीनेस, इम्प्रूवमेंट, है ना? कोई किसी चीज में बेहतरी लाना, सफाई सुथराई होना. ठीक है. तो यहाँ भी थोड़ी सी सफाई सुथराई की जरूरत थी वर्क प्लेसेस में. कुछ चीजें थी दोज वर गोइंग रॉन्ग, उनको ठीक करने की जरूरत थी, उनको सुधारने की जरूरत थी. ठीक है. सो इस थ्योरी में ये क्या प्रेजेंट करता है? ये कहता है कि हम जब वर्क प्लेसेस पे वर्क करते हैं, कुछ हमारे मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, कुछ हाइजीन फैक्टर्स. मोटिवेटिंग फैक्टर्स तो बेसिकली सेटिस्फायर्स होते हैं. जिस भी आपके एम्प्लॉय को ये फैक्टर्स मिल रहे हैं वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होगा. ऐसा है कि नहीं? लाइक वो फॉर एग्जांपल उसको कोई टास्क दिया गया है, वो उसे अचीव कर रहा है, उसे रिकग्निशन मिल रही है, उसे एडमायर किया जा रहा है, सराहा जा रहा है, वो खुद से अच्छे काम करने की कोशिश में है, वो मजीद बेहतरी कर रहा है अपने आप में, उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर दी जाए वो उनको फुलफिल करता है, उसकी ग्रोथ हो रही है रिलेटेड टू द जॉब. अब वो ग्रोथ कैसे हो रही है कि जब जैसे जैसे वो अच्छे काम करेगा, क्योंकि उसे तो मोटिवेटिंग फैक्टर्स मिल रहे हैं, पीछे से वो अच्छा कर रहा है और उससे पीछे से एक वो पुशिंग हैंड जो है, जो उसके लिए क्लैप्स हैं या जो उसके लिए कोई बकअप उसे किया जा रहा है, तो ये चीजें उसके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर्स का रोल प्ले कर रही है और उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट हो जाएगी. ठीक है. इसी तरीके से हाइजीन फैक्टर्स वो होते हैं कि जिनको बेहतर करने की जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल कंपनी पॉलिसीज, क्योंकि हम वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं. सो जो आपका फ्रेडरिक था उसने आपको इस किस्म की एग्जांपल्स दी हैं कंपनी प्लेसेस से ही. सो कंपनी पॉलिसीज होती है, उनको हमें रिवाइज करने की जरूरत होती है, क्योंकि बिकॉज वी नो एम्प्लॉयज वहाँ आपके वर्कर्स हैं, दे आर द पार्ट ऑफ योर फर्म, तो ऑब्वियसली हमने उनको फैसिलिटेट करना है. ठीक है. सुपरविजन अच्छी होनी चाहिए, रिलेशनशिप दिखाना है कि बॉस का कैसा है अपने एम्प्लॉय के साथ. ठीक है. इफ द रिलेशनशिप ऑफ द बॉस इज बैड विद देयर एम्प्लॉयज, यू हैव नोटिस व्हाट द सिचुएशन ऑफ दैट फर्म इज. आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो किस तरीके से चीजें फिर डिस्ट्रप्शन की तरफ जाती हैं. सैलरीज के रिलेटेड आपको अपने हाइजीन फैक्टर्स इसमें करने हैं, इम्प्रूव करने हैं. अभी तक की ये जो अभी हम यहाँ इनको डिससेटिस्फायर्स के तौर पे पढ़ रहे हैं. ठीक है. हमने इनको इम्प्रूव करना है. सैलरी, ठीक है, योर पे पैकेजेस, योर पे स्केल, रिलेशन विद द पीयर्स, आपका अपने जो एम्प्लॉयज हैं, जो आपके कलीग्स हैं, उनके साथ कैसा रिलेशन है. ठीक है. अगर अभी ये चीजें डिससेटिस्फायर्स थी तो ये यहाँ कोई मोटिवेशन या कोई सेटिस्फेक्शन लेवल आपको नहीं नजर आया. जो उसका दूसरा ऑपोजिट पेयर था उसमें आपको चीजें बेहतरी की तरफ जाने नजर आ रही हैं, बेहतरी की तरफ जाती हूँ. तो ओवरऑल हमें क्या सीखने को मिलता है मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी से, कि if we want to improve or if we want to make some hygiene effects in our workplaces, we have to give the workers some motivating factors and some satisfiers. Clear? Yes, ma'am. जी. तो ये था जी मोटिवेशन हाइजीन फैक्टर जो फ्रेडरिक ने प्रेजेंट किया था. तो ये अपनी थ्योरी को कैसे एंड करता है? ये कहता है कि द जॉब्स ऑफ द पीपल शुड हैव सफिशिएंट चैलेंजेस, मतलब नॉर्मल, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग जॉब नहीं होनी चाहिए किसी भी एम्प्लॉय की कि वो बेचारा वैसे मेंटली ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाए कि उसे उठते जागते सोते बैठते अपनी फॉर्म, अपने बॉस के ऑर्डर्स, मतलब उसकी जो पर्सनल लाइफ है, जो उसकी इंडिविजुअल लाइफ है, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. ठीक है. वर्क प्लेस इज द वर्क प्लेस एंड होम प्लेस इज द होम प्लेस, फैमिली लाइफ इज फैमिली लाइफ. ठीक है. ये सारी चीजें डिफरेंशिएट होनी चाहिए.
उसके बाद था जी इसने ये बता दिया हमें, तो इस तरीके से उसने कहा कि अगर हम अपने वर्कर्स को ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, सो इन दैट वे द फर्म और द कंपनी शुड वर्क बेटर एंड देयर सस्टेनेबिलिटी या सर्वाइवल उसका तभी मुमकिन होगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक अभी तक आपका अगर मोटिवेशन से रिलेटेड इफ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क, then we will move towards the second question जो emotions हमने आज No ma'am, cover clear up है करने थे। सब। No, ma'am, Emotions clear का है. topic। Yes, ma'am, clear. ठीक है, okay, if it is clear, so whenever I ask question तो आंसर किया करें। फिर उस वक्त जिस वक्त मैं क्वेश्चन पूछती हूँ ये थोड़ा सा पूछ लूँ कि कुछ बता दें ये वो, then all the people are like still dumb. So if you are having clarity about the things, answer the questions confidently. एटलीस्ट रिवाइज कर लिया करिए बच्चों। मैंने तो अभी तक आपको कोई टेस्ट भी असाइन नहीं किया, टेस्ट आपका जब से आपके एग्जाम हुए हैं फर्स्ट फेज। सो अगर अभी तक कोई नहीं असाइन किया, नहीं लिया, सो यू हैव टू लुक एट योर थिंग्स। आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि एटलीस्ट अगर हम हफ्ते बाद क्लास ले रहे हैं तो कम से कम पिछला थोड़ा सा देख कर ही एंटर हो जाएं कि अगर इन केस कुछ पूछ लिया जाए तो हमें एटलीस्ट पता होगा कि हमने प्रीवियस वीक में ये किया था। क्लियर? सो अगेन ये चीजें आपको जैसे ही आपकी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी, दीज थिंग्स कैन नॉट बी रिवाइज्ड, और मैं खुद भी बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कुछ भी। व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग हियर, यही आपका सारा मटेरियल है, यही आपका सारा लेक्चर है। सो इसको केयरफुली सुनेंगे तो आपका अपना ही बेनिफिट है, अदरवाइज योर ओन चॉइस। सो अगेन इमोशंस पर आते हैं। यस, व्हाट डू यू नो अबाउट इमोशंस या फीलिंग्स? कुछ आइडिया? जी, so students just look at the screen. These are basically your emotions, your feelings. लेकिन फिर भी हम emotions और feelings को हल्का सा differentiate करते हैं। Emotion is the major umbrella term and feelings fall under the term emotions. ठीक है? Emotions आपकी umbrella term होती है, feelings इसके under fall करती हैं। ठीक है? So कभी कभी हम इन दोनों चीजों को relate भी कर देते हैं, लेकिन कभी कभी इनका differentiation भी हम कर लेते हैं। So फीलिंग्स और इमोशंस में हमारे पास जी ये अगर आप पिक्चर देखें आप लोग तो इनसे बहुत ज्यादा यूज टू हैं, बिकॉज दीज आर द इमोजीज, दीज आर द स्माइलीज which we are using on daily basis in our mobile phones, in our social media, especially WhatsApp या इस तरीके से। ठीक है? सो इनको जरा अभी वन बाय वन देखें, हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ये एलेबोरेट क्या कर रहे हैं। अगर इनके नीचे ना लिखा हो तो भी आप इनको जज कर लेते हैं कि दीज आर दैट काइंड ऑफ इमोशंस और फीलिंग्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am, कर लेते अच्छा हैं. ठीक है, चलें पहला देखिए। अच्छा सही है जी, वेरी गुड। पहला है जी हैप्पी, देखिए उसकी स्माइल माशाल्लाह। ठीक है। द सेकंड वन इज एम्बैरस्ड, किसी बात पे शर्मिंदगी हो गई होगी, फीलिंग शेमफुल। स्केयर्ड, मतलब जिसमें आपको हॉरर, कोई फियर। नर्वस, ये आप मैं हम भी इस तरह की चीजें करते हैं, हम थोड़ी सी आंखें खोल लेते हैं या सम टाइम हम अपनी टंग बाहर निकाल लेते हैं, टंग से भी कभी कभी हम अपनी नर्वसनेस को शो करते हैं। देन गूफी स्टेट, गूफी इज अ काइंड ऑफ सिली स्टेट, बेवकूफाना। ठीक है, सिली। सरप्राइज स्टेट होती है। क्वाइट, जिसमें बिल्कुल यू आर लाइक बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, आपके पास कुछ कहने को नहीं होता। एनॉयड, आप नाराज हो गए। कूल, देखें ये कूल डूड बना है जी, ग्लासेस लगा के बड़ी अच्छी सी स्माइल प्रेजेंट की जा रही है। सैड, ठीक है, आपकी जो आईज हैं वो ग्लूमी हो जाती है। फ्रेश कंडीशन में आपकी आईज स्पार्कल करती हैं, उनके अंदर एक अच्छी सी चमक, एक खुशी, एक मुस्कुराहट दिखती है। लेकिन सैडनेस में आपकी आईज ग्लूमी हो जाती है, वो थोड़ी सी नीचे को गिर जाती है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है। टायर्ड,
वो आपको यू आर यॉर्निंग अगेन एंड अगेन, आप थोड़ा गिर रहे हैं, थोड़ा आंखें बंद हो रही हैं बार बार। एक्साइटमेंट स्टेट, बहुत ज्यादा किसी चीज की एक्साइटमेंट हुई है, खुशी हुई। बोर्ड, व्हेन यू हैव नथिंग टू डू, व्हेन यू आर गेटिंग बोर्ड विद योर परमानेंट रूटीन और विद योर सीक्वल, जिसमें आप रोजाना बेसिस पे अगर कुछ एक ही कर रहे हैं तो उससे। सिक, वो प्रॉपरली उन्होंने मास्क के जरिए शो किया है कि अगर आप सिक हैं, सम टाइम मैंने देखा है इसमें वो जो आपका है थर्मोमीटर वो भी साथ लगाया होता है ना, वो शायद आई थिंक सिक फीवर बिल्कुल उसी की इंडिकेशन है। Yes, ma'am. देन फ्रस्ट्रेटेड, देन एंग्री, एंग्री वाला भी देख लें, बड़ा अच्छा सा एक रेड हो गया बिल्कुल, आप लाल पीले हो गए हैं गुस्से से। फनी है जी, बहुत ज्यादा आपका लाफ्टर क्रिएट हो रहा है। प्राउड है, उसमें आपका बहुत ज्यादा एंगर फील हो रहा है जी। तो ये आपके सारे फैक्टर्स बनते हैं। तो अब हम बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं अपने इमोशंस को। सो आई एम गोना शेयर यूर स्क्रीन। Yes, students. So here it is. We have completed our motivation topic. Now it's the turn of emotions. So emotions are biological states associated with nervous system. एक आपकी ये biological state है, आपकी bodily condition है. It is related to your body reactions. ठीक है? ये आपकी bodily condition है, आपकी body का response है, आपकी body का reaction है. But it is linked up with your nervous system. ठीक है? इमोशंस आर बायोलॉजिकल स्टेट्स एसोसिएटेड विद योर नर्वस सिस्टम। बॉडीली रिस्पॉन्सेज हैं, लेकिन इसका कनेक्शन आपके माइंड के साथ है, आपके नर्वस सिस्टम के साथ है। ठीक है? हमें पता है वी ऑल गो थ्रू आवर डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस। हमें डिफरेंट डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस का सामना करना पड़ता है। अभी तक की अगर आप अपनी लाइफ को एनालाइज करें, हमने ढेर सारी कॉम्प्लेक्स चीजों को भी एक्सपीरियंस किया होगा और बहुत ज्यादा इजीएस्ट वन को भी एक्सपीरियंस किया होगा, इंटरेस्टिंग भी देखी होंगी, बहुत सारी होंगी। ठीक है? हमारी मल्टी फेसेटेड स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट इमोशंस को हम फेस करते हैं। ये देखिए, ये मल्टी फेसेटेड कैसे थे? द प्रीवियस पिक्चर ऑफ द इमोशंस विच इज इन द फॉर्म ऑफ इमोजीज, इसको डिस्कस करें जरा अभी आप। मल्टीफेसेटेड हुई ना, लेकिन कोई एक कंडीशन नहीं थी, देख ले कितनी ज्यादा कंडीशंस थी हमने उसमें पढ़ी। और हम लोग तो नॉर्मली उन सब चीजों से डेली बेसिस पे गो थ्रू कर रहे होते हैं। इवन विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई डिफरेंट डिफरेंट, अगर हम अपने आप को उन इमोजीज के साथ कंपैरिजन करें, उन इमोशनल फेसेस के साथ कंपैरिजन करें, तो हम अपनी डेली रूटीन में उन फेसेस से तकरीबन होते हुए गुजरते हैं। ऐसा है कि नहीं? हम 97% तो उसको ट्राई करके अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, बन जाते हैं वैसे फेस। बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज। अब तो मैंने इवन इससे रिलेटेड आपके इमोजीज को कॉपी करते हुए ना कुछ टिकटॉक वीडियोस भी देखी हैं, जिसमें स्पेशली द पर्सन इज परफॉर्मिंग लाइक दैट स्पेसिफिक फेस, मतलब उसमें बाकायदा वो बन कर दिखा रहे होते हैं, स्पेशली किड्स वगैरह या कोई गर्ल्स या कुछ इस तरह की। मैंने एक दो वीडियोस गो थ्रू की हैं, मेरी नजरों के सामने से गुजरी है। तो ये वाली इसी की हम बात कर रहे थे बिल्कुल। तो अब देखें, हम कह रहे हैं कि ये बायोलॉजिकल स्टेट है, ये नर्वस सिस्टम के साथ एसोसिएट करती है। तो अब नर्वस सिस्टम के साथ एसोसिएट करती है, तो हमें तो पता है हमारे नर्वस सिस्टम के साथ एसोसिएशन थॉट्स की भी है, फीलिंग्स की भी है, हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स की भी है ना? तो हम ओवरऑल कह सकते हैं ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। हम इनकी बाउंड्री नहीं कर सकते कि ये फीलिंग है, ये कंडीशन है आपकी इमोशंस की। ठीक है? वी आर नॉट गोइंग टू मेक अ बाउंड्री और अ वॉल बिटवीन देम, दीज ऑल थिंग्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। ठीक है? सो हम कहीं ना कहीं इनको डिफ्रेंशिएट कर भी लेते हैं, वो एक दो आगे डेफिनेशंस आएंगी, हम उनके थ्रू इनको करेंगे। फिर हम बात करते हैं जी स्टूडेंट्स,
इमोशंस आर द नेचुरल पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है, इमोशंस आपकी नेचुरल पार्ट है लाइफ का। इमोशंस आर सर्व टू यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ इन दिस वर्ल्ड। आप तो पहले दिन ही जब हमारी बर्थ हुई थी, हमने पहला अपना इमोशनल सिग्नल कैसे दिया था? बाय क्राइंग, रिमेम्बर? नो यस मैम। मैम। हैं? हमें आप कैसे रोई याद हो नहीं थी सकता कि हम रोए थे? यार, नॉर्मल सी सुना नेचुरल सी है ना, बात है। मैम जरूरी नहीं है सब बच्चे सुना रोते है। हैं। मदर से पूछिएगा जरा अपनी कंडीशन व्हेन योर मदर और व्हेन योर पेरेंट्स होल्ड यू एट द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है? ओके तो मैम। आपकी इमोशनल आपकी आइदर आपने बड़ा स्माइलिंग जेस्चर दिया था उस टाइम, या आपने रोतू आप थोड़े रोते हुए आए थे, ठीक है? सो इसीलिए हम इसे कह रहे हैं कि इमोशंस आर द नेचुरल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दे सर्व टू लेट अस नो दैट हाउ वी वर बीइंग अफेक्टेड बाय द थिंग्स। ऐसे ही है ना, हम क्या कहते हैं कि मेरे इमोशंस ऐसे हैं, मैं इमोशनल टाइप का बंदा या बंदी हूँ, मैं इन चीजों से जल्दी इफेक्ट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, ठीक है? तो ये वाली चीजें इसमें आती हैं, बट सिंपली अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारी नेचुरल पार्ट है लाइफ का, और ये सिग्नल के तौर पे एक्ट करते हैं। इनको हम कहते हैं दे आर केमिकल रिसेप्टर्स, ठीक है? इमोशंस आर द केमिकल रिसेप्टर्स, ये आपकी रिसेप्टर्स हैं, ये कुछ ना कुछ रिसीव कर लेते हैं और उस चीज को रिसीव करने के बाद ये अपना रिएक्शन फिजिकली शो करवाते हैं। क्लियर? फिजिकली फिर ये एक्शन आपका शो होता है जी। उसके बाद हमें ये भी पता है कि हम रिसर्च के अकॉर्डिंगली आपके पास ऑलमोस्ट जो बेसिक या यूनिवर्सल इमोशंस की है ना टाइप्स, दे आर 10 इन नंबर, बट अगेन here is a controversy. Some of your psychologists suggest that there are 6 universal emotions, ठीक है? कुछ स्टूडेंट 6 पर रिलाई करते हैं, कुछ 10 पर करते हैं, लेकिन जो मेजर है ज्यादातर वो 10 का ही आ जाता है। तो इसमें थोड़ी बहुत डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि ये तो व्यू है ना, हर एक का पर्सपेक्टिव है। तो अकॉर्डिंग टू सम दे आर 6 in number, 6 universal emotions you are having, and according to some different school of thought there are 10 universal emotions जी। तो आगे हम बात करते हैं जी, फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला इन सारे जो 10 है ना, इनको 1 by 1 भी डिस्कस करेंगे जी। आगे क्या बात हमारी चल रही थी? यस, इमोशंस आर बेसिकली associated with your bodily reactions and they are complex। कहते हैं इमोशंस जो हैं इनको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, मुश्किल है ये, ठीक है? कोई ऐसा एज इट इज कोई सिंपल सी चीज नहीं है इमोशंस, ठीक है? इमोशंस आर कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। इनका क्या होता है? ऑब्वियसली हमने पहले बात की कि ये आपके बॉडीली रिएक्शंस होते हैं, दे आर एक्टिवेटेड थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड द हार्मोन्स। If you have revised or just recall your biology of second year, उसमें आपने कुछ हार्मोन्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, या स्पेशली जिसमें आपने ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उसमें आपने इस चीज को बहुत कीनली स्टडी किया होगा, बहुत थॉरली स्टडी किया होगा कि आपका ह्यूमन माइंड है, जो ब्रेन है, वो कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसके रिजल्ट में आपकी फीलिंग्स और आपके इमोशंस बिल्डअप होते हैं, ठीक है? आई थिंक सो दैट पार्ट याद है। हिप्पोकैम्पस, if I am not wrong, that part is I think so hippocampus, which is related to your feelings या कुछ इस तरह, मुझे भी सही Yes, ma'am. कंफर्म नहीं हो रहा, might be it हिप्पोकैम्पस is some other, कुछ हो सकता है, चलिए डिफरेंट हो सकता है, इसको हम एक दफा सर्च आउट कर लेंगे, फिर हम इसको कल डिस्कस करेंगे वो स्पेसिफिक पार्ट। आप भी इसको जरा एक दफा चेक कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला कल हम इसकी करेक्शन करेंगे कि वो स्पेसिफिक पार्ट कौन सा है जो प्रॉपरली आपके इमोशंस और फीलिंग्स से डील करता है। सो वी हैव सेड that these are the bodily reactions, और इनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू ये रिएक्शंस आपके
फिजिकली फिर आपकी बॉडी में नजर आते हैं। वो हमने जिस तरह पहले फेस जो आपके फेस एक्सप्रेशन थे, फेशियल एक्सप्रेशन से उनके अकॉर्डिंगली देखा ना, तो देखिए फिजिकली पता चल जाता है कि आप किस कंडीशन से गुजर रहे हैं। फिर हम बात कर रहे थे यहाँ कि ऑब्वियसली ये हमारा नर्वस सिस्टम से रिलेट करता है। इसके बाद कहा जाता है कि इमोशंस आर ऑफन इंटरवाइंड विद मूड टेम्परामेंट्स। कहते हैं कि कभी कभी इमोशंस को ना इंटरवाइंड किया जाता है, थोड़ा सा लिंकअप किया जाता है, मिलाया जाता है आपके मूड स्विंग से, आपके जो कहते हैं मूड टेम्परामेंट्स, ठीक है, इसके साथ भी रिलेट किया जाता है। इमोशंस को आपकी पर्सनैलिटी के साथ भी रिलेट किया जाता है। अगेन इमोशंस को आपकी मोटिवेशन के साथ भी रिलेट किया जाता है, ठीक है। तो इमोशंस का इन 3-4 चीजों के साथ बहुत डीप रिलेशन है। इमोशंस आर रिलेटेड टू योर मूड टेम्परामेंट्स, योर पर्सनालिटी, योर मोटिवेशन, योर क्रिएटिविटी, ठीक है। दीज थिंग्स आर डिफाइंड बाय योर इमोशंस। तो उसके बाद हम क्या बात करते हैं, जो हमारी साइकोलॉजी है, ऑब्वियसली वी आर स्टडिंग द सब्जेक्ट साइकोलॉजी। सो फ्रॉम द प्रीवियस 2 डेकेड्स, मतलब पिछले 20 सालों से साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा जो आपकी ब्रांचेस है ना, वो ओरिजिनेट हुई हैं इमोशंस को स्टडी करने के लिए। Your different branches in psychology originated as a result to study just emotions, like for example psychology itself, neuroscience, affective neuroscience, endocrinology, ठीक है, medicine, history, sociology of emotions and neurobiology. Okay, these are students, we have seen the improvement, like in the field of psychology we have experienced from the previous 20 years that psychology is grooming day by day, just related to the topic of emotions, like for example neuroscience, affective लिंकअप होती है ना, कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। इमोशनल स्टेट तो आपकी फिजिकल स्टेट हो गई ना, ये आपकी कॉन्शियस एक्सपीरियंस है इमोशनल रिएक्शंस का। आप देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आपका इमोशनल रिएक्शन है फॉर एग्जांपल एंगर, तो आपकी उससे रिलेटेड फीलिंग्स भी वैसी ही होंगी, क्योंकि फीलिंग्स आपकी इमोशनल स्टेट के ही रिजल्ट हैं, उन्हीं का प्रोडक्ट हैं। तो अगर आप इमोशनली एंग्री हैं भी, तो इसका मतलब है आपकी फीलिंग्स भी उस टाइप पे वैसी ही होगी। अगर आप इमोशनली कोई फियरफुल हुए हैं, या कोई डिसगस्ट का एलिमेंट, या कोई नाराजगी, अनॉयड हैं, तो उसकी फीलिंग्स आपको कैसी नजर आएंगी कि आप डिप्रेस दिखेंगे, फ्रस्ट्रेटेड दिखेंगे। हो सकता है यू लॉक योरसेल्फ इन अ रूम, यू आइसोलेट फ्रॉम द अदर पीपल, ठीक है। मतलब ये इसका मतलब है कि इमोशंस आर ऑन द अपर हैंड एंड फीलिंग्स आर द रिजल्ट्स ऑफ दैट इमोशनल कंडीशन। क्लियर हो गया? सो दैट इज द बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशन। देन इट इज रिटन दैट feelings are caused by emotions and feelings can be hidden while emotions can be highlighted. फीलिंग्स जो है ना, जो आपके जहन में है, वो छुपाया जा सकता है, क्योंकि वो तो आपके दिमाग में है, आपके जहन में है, कोई आके उसे ओपन करके तो देख ही नहीं सकता। जबकि जो आपकी इमोशनल स्टेट है वो फिजिकली, हम बार बार उसको बायोलॉजिकल और फिजिकल स्टेट कह रहे हैं, कि जो दिख जाती है, जो पता चल जाती है। सो इमोशंस आर ओपन and your thoughts and feelings are hidden. Yes, the next point is that emotions prepare the body for immediate actions. अब immediate actions कौन से हो सकते हैं जिनके लिए हमारी बॉडी हमें प्रिपेयर कर रही है? मैम जैसे हम मैम अक्सर हम किसी गर्म चीज को हाथ लगा दे तो वो तो नहीं है ये? इमोशंस प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमीडिएट एक्शंस। अब देखिए, मतलब फॉर एग्जांपल रिएक्शन जी, जो हम
क्विकली रिएक्ट करते हैं अपने इमोशंस। ये रिफ्लेक्सेस बिल्कुल उनमें ये हेल्प आउट करता है कि ये आपको क्या करवाते हैं जी, इमोशंस आपकी जो एक कंडीशन है, हमने पहले बात की कि दे आर प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल इन आवर लाइव्स, ठीक है। इमोशंस आर प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल्स इन आवर लाइफ, इंट्रापर्सनल लेवल पर भी, इंटरपर्सनल लेवल पर भी, सोशल लेवल पर भी और कल्चरल लेवल पर भी। 4 लेवल्स हैं जिन पे हमें जो हमारे इमोशंस हैं वो हेल्प आउट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इमीडिएट एक्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल your emotions are preparing you for the behavior. For example, when triggered emotions are like for example when triggered emotions are in a perception, like for example आपकी perception है, आपकी attention है, learning है, memory है, आपकी goal choices हैं, motivational priorities हैं, आपके मोटर बिहेवियर्स हैं जिनमें आपके मसल्स की इन्वॉल्वमेंट है, या आपका बिहेवियरल डिसीजन मेकिंग है। ये वो इमोशंस है जो ट्रिगर होते हैं इमोशंस की वजह से, ठीक है। मतलब ये आपकी बॉडी को चीजें प्रिपेयर करिए कैसे। अब इमोशंस आपको कहीं ना कहीं से, हमने पहले बात की कि ये रिसेप्टर्स है ना, अलार्मिंग इफेक्ट है इनका, ये आपको उन चीजों की नो हाउ दे रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ a certain reaction is going on, a certain action is going on, they can deactivate the other in order to prevent from any collapse या कुछ इस तरीके का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इमोशंस जो हैं, ये रैपिड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जी। इमोशंस आर द रैपिड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है, जल्दी से होने वाला, जल्दी से होने वाला, फटाफट होने वाला। फॉर एग्जाम्पल इफ वी डू नॉट हैव इमोशंस वी कुड नॉट मेक रैपिड डिसीजंस। अगर हमारे पास इमोशंस ना होते तो आप अपनी लाइफ में डिसीजंस कभी ना ले सकते। अगर आपके पास इमोशंस ही ना होते तो आपको लगता है कि आप कोई डिसीजन ले लेते कि अगर हम पे किसी ने अटैक किया है तो हमने खुद को डिफेंड कैसे करना है, हमने किसी को अप्रोच कैसे करना है, हमने किसी चीज को रिजेक्ट कैसे करना है, हमने किसी चीज की केयर कैसे करनी है, हमने अगर कोई हमें डेंजर नजर आ रहा है हमने वहां से फ्ली कैसे करना है, मूव कैसे करना है, भागना कैसे है ना। तो ये सारी चीजें आपकी इमोशनल स्टेट के साथ लिंक करती हैं। इफ यू डू नॉट हैव इमोशंस यू आर अनएबल टू मेक रैपिड डिसीजंस। क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं जी आगे, अगला पॉइंट है आपका इमोशंस इन्फ्लुएंस द थॉट्स। We have already discussed in the previous slides that emotions are connected with your thoughts and memories as well as feelings. Memories are not just facts, they are just the information which is encoded in our brain. Memory क्या होती है? हमारी यादें जो हमारे पास सेव हैं, ठीक है। तो लाजमी नहीं है यादें हमेशा फैक्ट से रिलेट करें, ठीक है। ये तो एक इनकोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन है हमारे पास। So emotions serve as the neural glue. इतना अच्छा सा उन्होंने फ्रेज यूज किया है आपके लिए कि emotions serves as a neural glue that connects the facts in our mind, ठीक है, that connects the facts in our mind जी। emotions are the neural glue that connects the facts in our mind, ठीक है। इसलिए देखिए न्यूरल ग्लू है, तो इसीलिए तो हमारे साथ दैट्स व्हाई इट इज इजियर टू रिमेंबर द हैप्पी थॉट्स व्हेन वी आर हैप्पी, इट इज इजियर टू रिमेंबर द एंग्री टाइम्स व्हेन वी आर एंग्री। हमारी जो इमोशनल स्टेट चल रही होती है ना, हम वैसा ही पीछे से कोई इंसिडेंट याद कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी अपने किसी सिबलिंग के साथ कोई लड़ाई हो गई है, कोई लाइक आप कह लीजिए क्रॉसिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या कुछ ऐसा सीन हो गया है, तो उसमें क्या होता है कि हमें
इमोशंस उस टाइप पे न्यूरल ग्लू के तौर पे हमें एक कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे कि हाँ जी इसी तरीके से मेरी इस बंदे के साथ पहले भी इस बात पे बहस या कोई तकरार चल पड़ी है या हुई है एक दफा, तो उस टाइम भी ऐसी ही कंडीशन थी। अगर आप बहुत ज्यादा हैप्पी हैं तो आप अपने जितने आपके हैप्पी जोवियल कंडीशंस हैं, आपकी जॉयफुल कंडीशंस हैं, आप उनको रिकॉल कर लेंगे। सो इमोशन सर्व एज द अफेक्टिव बेसिस फॉर मेनी ऑफ योर एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज। क्लियर हो गया? सो इसीलिए इमोशंस हमारी थॉट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। दे प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्टिव वे, emotions provide a constructive way for our thoughts. जी आगे मूव ऑन करें। The next point is that emotions motivate your future behavior. As we have discussed that emotions prepare our body for immediate actions. हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इमोशंस कैन बी फेल्ट, ये महसूस किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इमोशंस मोटिवेट फ्यूचर बिहेवियर्स। हम जिस किस्म की इमोशनल स्टेट में बैठे होते हैं ना फॉर द टाइम बीइंग, वो हमारी क्या हाईलाइट करती है चीज, वो हमारी इस चीज को हाईलाइट करती है कि वो हमें फ्यूचर बिहेवियर के लिए कहीं ना कहीं कोई ट्रिक, कोई हिंट प्रोवाइड कर रही होती है। वो ट्रिक या हिंट क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, वी आर हैविंग अ फीलिंग्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, जॉय, प्राइड, ट्रायम्फ, जिसे हम विक्ट्री कहते हैं, कामयाबी। And at the same time, we also work hard to avoid strong negative feelings. For example, once we have felt the emotions of disgust, अगर हमें कोई डिसगस्टिंग इमोशंस का सामना करना पड़ा है कि हमने कोई खराब चीज खा ली है या कुछ ऐसी चीज, तो उसमें क्या होता है कि हम वर्क हार्ड करते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ ना हो। इसका मतलब है कि हमने, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने भूल कर कोई एक्सपायरी जूस पी लिया है, आपने यू डिडंट नोटिस द डेट और द लेबल, तो इसका मतलब है कि ये आपके फ्यूचर बिहेवियर को कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं। उस वक्त आपकी डिसगस्टिंग इमोशनल कंडीशन हो गई थी कि आप अनॉय भी हुए थे, डिस्गस्ट भी आपने फील किया था कि मैंने खराब जूस पी लिया है, द टेस्ट वाज वेरी बैड एंड इट अफेक्ट्स योर स्टमक आल्सो। तो इसका मतलब है कि your emotions motivate you for the future behaviors the very next time if you are going to purchase a juice. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले उसका लेबल पढ़ेंगे, आप उसकी परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट पढ़ेंगे, तो आप उसको कहीं ना कहीं ड्रिंक करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके इमोशंस ने आपको इन्फ्लुएंस किया है इमीडिएट एक्शंस लेने के लिए, एंड दे आर आल्सो सर्व एज अ मोटिवेशनल बेसिस फॉर योर फ्यूचर बिहेवियर। Clear? Yes, ma'am. Yes. The next point is that emotions are neutral. बच्चों, इमोशंस आपके पास न्यूट्रल होते हैं। हम नहीं कह सकते कि इमोशंस अच्छे हैं या बुरे हैं, बिकॉज इमोशंस आर नॉट इनहेरेंटली गुड और बैड, इट इज द वे। ये आपका वे है कि आप किस कंडीशन में कैसा Students, we were talking about that emotions are neutral. They are not inherently good or bad. It seems in the way. For example, joy seems to be clear winner over sadness. हमें पता है कि ये अगर एक हमारे पास joy है ना, इसका मतलब अगर हम किसी चीज से खुश हो रहे हैं तो हो सकता है हम विनर हों, है ना, कोई सैडनेस का लेवल नहीं है। लेकिन सैड होना भी कौन चाहेगा? ठीक है, ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन रेज करता है। तो हमने क्या बात यहाँ करनी है कि ये न्यूट्रल होते हैं कि एट अ टाइम एक चीज आपके पास होती है और उसी चीज के रिजल्ट में आपको
उसका कहीं ना कहीं फीलिंग्स और थॉट्स भी मिलती हैं। क्लियर हो गया? सो दीज आर बेसिकली सम फीचर्स ऑफ द इमोशंस, जिनके हमने पॉइंट्स बनाए थे और इनको हम वन बाय वन डिस्कस भी हमने कर लिया। इंशाल्लाह ताला इसी टॉपिक को हम कल से कंटिन्यू करेंगे, कुछ आपके और पॉइंट्स रहते हैं। सो इंशाल्लाह ताला सी यू टुमारो। आज इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा एक दफा। ओके मैम। क्लियर क्लास? तो आप Yes, ma'am, clear. ताकि आपको जो भी कोई क्यूरी, जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम होगी, उसको हम गो थ्रू कर लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली ही हम कल आगे मूव ऑन कर लेंगे। क्लियर? सो फ्रॉम माय साइड टिल देन अल्लाह हाफिज।